हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी आईक्यू में। पिछले क्लासों में हमने 9th की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त किया, कंप्लीट किया। और आज के इस वीडियो में यानी कि आज से हम 10th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की, और आगे हम 12th तक इस क्रम को लेकर जाएंगे। यानी 12th तक हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। तो आज हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है इस वाले बुक में, ताकि हम अगले आने वाले चैप्टर के बारे में समझ सके या फिर समझ सके कि हमें इस क्लास में यानी कि इस जो हमारा 10th का एनसीईआरटी इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। जो दूसरा चैप्टर है उसके बाद उसमें हमें पढ़ना होगा वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा पढ़ना होगा जल संसाधन। चौथा चैप्टर है हमारा कृषि। पांचवा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसके बाद छठवां जो चैप्टर है हमारा वह है विनिर्माण उद्योग, यानी कि हमें इंडस्ट्री के बारे में इसमें पढ़ना होगा। फिर जो सातवां यानी कि अंतिम जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। यानी कि कुल टोटल जो है हमारा 7 चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिया है पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, इसके बारे में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि संसाधन होता क्या है, उसके बाद ही ना हम इस वाले पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पॉइंट दिया है संसाधन ये होता क्या है, इसको हमें जानने की आवश्यकता है। संसाधन बेसिकली जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं वही संसाधन कहलाता है। हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं वही हमारा संसाधन है। यानी कि जिसका हमारे जीवन में महत्व है वह एक संसाधन है। इस संसाधन को और भी बेहतर बनाने के लिए मानव इसको अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यानी कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों तकनीकों का उपयोग करके वह आर्थिक रूप से जो संभव हो सके उनका निर्माण करता है। और जब समाज यानी कि सांस्कृतिक यानी कि जो हमारा जो समाज है उसको मान्यता दे देता है तो वह एक संसाधन बन जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा जो यंत्र बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए टीवी का निर्माण किया गया अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। मानव उसका निर्माण किया और समाज उनको मान्यता भी दे दी, तो वह क्या हुआ, संसाधन हुआ। वहीं हम बात करें कि अभी वैज्ञानिकों द्वारा जल्द ही खोज किया गया कि एक व्यक्ति का जैसे कि आप जो हैं आपका एक नया मतलब कि आपकी तरह से ही एक अन्य आदमी बनाना, वो होता है स्टेम सेल के द्वारा बनाया जा सकता है कि आपका प्रतिरूप। यानी कि वैज्ञानिक ऐसा तरीका बना चुके हैं कि आपके जैसा एक अन्य आदमी को बना सकते हैं। लेकिन यह तो आर्थिक रूप से संभव भी हो चुका। प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक निर्माण कर लिए जो मानव ने यह संभव हो चुका, लेकिन समाज इन्हें मान्यता नहीं दिया। यानी कि संस्था कह सकते हैं, संस्था इन्हें मान्यता नहीं दी। क्यों? क्योंकि यह आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उभर सकती है, इसके खतरा बहुत हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप सेफ हैं, आपने कोई खतरा नहीं किया, लेकिन आपका जो प्रतिरूप है यानी कि आपकी तरह जो दिखने वाला है जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया वह कोई अपराध कर दिया तो पकड़े तो जाएंगे आप। इसी प्रकार से कई अन्य जो खतरे चुनौतियां संभावित देखी गई जिस कारण इसको मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन खोज कर ली गई। तो इसी कारण जो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है यानी कि उनके जीवन में जो महत्व है और संस्थाएं उन्हें क्या कर रही हैं, संस्थाएं उन्हें मान्यता दे रही हैं, तो वह क्या होता है, संसाधन होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम से माध्यम से बताया गया है। देखिए कि जैसे यहाँ पे त्रिभुज की तरह बनाया गया है और ऊपर आप दिखाया गया है आपको कि भौतिक पर्यावरण जिसको हम प्रकृति बोल सकते हैं, बीच में मानव है जो कि मानव के द्वारा ही निर्मित किया जा रहा है और संस्थाएं उन्हें मान्यता दे रही हैं। और जो कि प्रकृति में जो पर्यावरण में
वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करके, यानी कि प्रौद्योगिकियों का यूज करके मानव उनको निर्माण कर रहा है वस्तुओं का, और संस्थाएं उन्हें क्या दे रही हैं, मान्यता दे रही हैं। तो आप इस प्रकार से डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में बना सकते हैं, ठीक है, जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं कि ये जो संसाधन हमने पढ़ा, तो यह संसाधन, इन संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे पहला दिया है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जैव एवं अजैव, ठीक है। दूसरा समाप्यता के आधार पे, यानी कि जो समाप्त हो रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो समाप्त नहीं होगी, इनके आधार पे जो बांटा गया है वह है नवीकरणीय योग, और दूसरा है अनवीकरणीय योग। उसके बाद तीसरा दिया है स्वामित्व के आधार पे, तो व्यक्तिगत, यानी कि किसी का अपना जो अपने उस पर अधिकार हो सकता है, या फिर पूरे समुदाय का उस पर अधिकार हो सकता है, उसको हम सामुदायिक बोलेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय का, किसी वस्तु पे राष्ट्र का अधिकार हो सकता है, और किसी वस्तु पे अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार हो सकता है, मतलब कि संपूर्ण देश का, जो विश्व में संपूर्ण देश हैं उनका अधिकार हो सकता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे संसाधनों को। उसके बाद चौथा दिया है विकास के स्तर के आधार पे, तो संभावी और विकसित भंडार और संचित कोष के आधार पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। दिया है पहला संसाधन। अब संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। हमने पिछले क्लासों में बात किया था संसाधन कि हमने बात किया था कि संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, जो कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का डायरेक्ट हमें उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि उनका हमारे जीवन में महत्व होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि जो हवा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रकृति में मौजूद है, जिसका उपयोग हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी उनको मतलब किसी प्रकार का उनको अतिरिक्त, जैसे कि क्लीन करके नहीं, बल्कि हम डायरेक्ट जो भी प्रकृति से प्राप्त होता है उसका उपयोग करते हैं। तो यह क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन हुआ, यानी कि हमारे जीवन में इनका महत्व है। दूसरा होता है मानव निर्मित, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि आप बैठने के लिए चेयर का यूज करते हैं, और उसके बाद खाना पकाने के लिए मशीनों का आप यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखिए गैस चूल्हे का यूज करते हैं। तो ये क्या है, यह मानव द्वारा निर्मित है। तो यह क्या होगा, यह मानवीय संसाधन होगा। और तीसरा जो होता है मानव स्वयं संसाधन है। क्यों, क्योंकि वो मानव द्वारा ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ना, अपने उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर रहा था। इसलिए हम मानव को भी एक मानव संसाधन कह सकते हैं, जो कि दुनिया का, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संसाधन होता है, जिसके कारण ही यह संभव होता है कि हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का यूज करते हैं, संसाधनों का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वह उपहार हैं, यानी कि प्रकृति हमें उपहार दी है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब तक मानव उसको अपने जीवन में यूज ना करे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का उसका महत्व नहीं हो उस वस्तु का, तो वह संसाधन तब तक नहीं बन सकता। यानी कि जिस वस्तु का मानव अपने जीवन में उपयोग करेगा तभी वह संसाधन के रूप में यूज हो सकेगा। मान लेते हैं कि प्रकृति में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका मानव जीवन में कोई महत्व ही ना हो, जो कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कल्पना हम करते हैं कि ऑक्सीजन का मानव जीवन में किसी प्रकार का उपयोग ना हो, तो वह क्या संसाधन रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो इसी प्रकार जो भी वस्तुएं हैं मानव द्वारा उसका उपयोग की जा रही वही संसाधन कहलाती हैं। अंटार्कटिका जो कि ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज मौजूद हैं, लेकिन मानव का वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वह क्या संसाधन मानव के लिए बना है, मतलब कि वहाँ पे वह संसाधन मानव योग्य है नहीं। जब तक वह यूज नहीं करेगा तब तक वह संसाधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो हमने बताया कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, अब इनमें से जो प्राकृतिक संसाधन है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो नवीकरणीय योग्य और दूसरा अनवीकरणीय योग्य, ठीक है।
अब नवीकरणीय योग्य ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अपने जीवन में हम यूज करते हैं और पुनः वह दोबारा हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बार इसका यूज कर लिया जाए तो दोबारा इसका यूज किया जा सकता है, यह समाप्त होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि पवन, यानी कि पवन के द्वारा हम बनाते हैं बिजली, ठीक है, पवन चक्की का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा बिजली का तैयार करते हैं। तो ये जो पवन हुआ यह क्या समाप्त होगा? नहीं होगा। तो इसको हम नवीकरणीय योग में रखे गए हैं। सूर्य का प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है वह भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो वह भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल की बात करें, जल का हमारे पृथ्वी पे विशाल भंडार है, ठीक है। तो यह क्या है? यानी कि हमारे पृथ्वी पे 70% जो है जल है और कुछ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो कि समुद्रों में है, और लगभग 97% जो समुद्र में है और 3% हमारे मतलब हमारे योग्य है जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में है, जैसे कि पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, हिमनदों के रूप में है, झीलों में है, नदियों में बहता जल है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पृथ्वी पे अपार यहाँ पे पूरा मतलब कि जो हमारा जो जल है उसका अथाह सागर है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वह होता है जिनको एक बार अगर प्रयोग कर लिया जाए तो वह दोबारा समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है पुनर्चक्रित और दूसरा होता है अचक्रित। यानी कि अब इसका अर्थ आशय क्या हुआ? पुनर्चक्रित का आशय, पुनर्चक्रित का आशय यह हुआ कि जैसे हम किसी धातु का यूज कर रहे हैं, ठीक है, पुनर्चक्रित के अंतर्गत धातु आएगी, जैसे कि धातु कहने का अर्थात लोहा है, तांबा है, इस सब की तरह, ठीक है। इनका अगर हम यूज कर लेते हैं, एक बार अगर हम लोहे का यूज कर लेते हैं, किसी मशीन का हम यूज करते हैं उनमें जिनमें लोहा यूज हुआ है, मशीन के रूप में हमने लोहे का यूज कर लिया, लेकिन अगर वह मशीन टूट गई और उसको विभिन्न प्रकार के द्वारा फिर से दूसरा कोई वस्तु निर्माण करके हम अपने जीवन में दूसरे वस्तु के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह क्या हुआ? हमने एक पहले तो किसी मशीन का यंत्र का निर्माण किया था, उसके बाद कोई दूसरा वस्तु निर्माण कर लिया, यानी कि हमारे जीवन में यह उपयोगी सिद्ध हो गया, पुनर्चक्रित हो गया। दूसरा होता है अचक्रित, यानी कि चक्री, यानी कि जिसका एक बार उपयोग कर लें तो वह उसके बाद दो बार उसको हम कोई वस्तु नहीं बना सकते, उसको फेंकना ही है या फिर वह उसका कोई उपयोग ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए जीवाश्मी ईंधन, जैसे कि जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत क्या आता है? तो जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत आता है पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद आता है डीजल, मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन भी बोल सकते हैं, उसके बाद आता है प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे जीवाश्मी ईंधन द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा कोयला, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? तो यह सब जीवाश्मी ईंधन है। अगर मान लेते हैं आप अपने घर पे कोयला का यूज कर रहे हैं, कोयला जलकर समाप्त हो गया, तो क्या आप उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं? कोई अन्य वस्तु उससे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आप मोटर व्हीकल का यूज करते हैं, यानी कि गाड़ी का यूज करते हैं, उनमें उसको चलने के लिए आप पेट्रोल का यूज करते हैं। अगर पेट्रोल डालें कुछ दूर तक, कुछ डिस्टेंस आपने तय किया, यानी कि कुछ दूरी तय किया, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब क्या आप फिर से उस पेट्रोल का यूज कर सकते हैं जो पेट्रोल ख़त्म हो गया? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वह अब समाप्त हो गया जितना आपने डलाया था, ठीक है। तो इस प्रकार इनको दो भागों में हम बांट के देख सकते हैं। पहला है पुनर्चक्रित, जिनका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं, और दूसरा है अचक्रित, यानी कि एक बार समाप्त हो गया तो इनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा था नवीकरणीय योग जो संसाधन है उनको दो भागों में बांटा था। एक चीज़ हमारा रह गया था यहाँ पे, तो जैसे कि सतत वाला हमने पढ़ लिया था, सतत जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। उसी के बाद दोबारा यहाँ पे बताया गया है जैव, ठीक है, जैव, इसको दो भागों में बांटा गया है। जैव का अर्थात है जैव का मतलब होता है जीवी, मतलब जो जिंदा हो। तो इनको दो भागों में बांट कर देख सकते हैं हम, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, जिनको हम वन के रूप में देख सकते हैं, दूसरा है वन्य जीव, ठीक है। अब प्रकृति जो अब जैव यानी कि जीवित,
और जो प्रकृति की वनस्पति है, जो प्रकृति में मौजूद वनस्पति है, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या उनमें जीवन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। वह जिंदा रहते हैं, वह महसूस करते हैं, फीलिंग को महसूस करते हैं, वह भी भोजन बनाते हैं, वह भी जो सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हम तो उनके द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं, लेकिन वह जो पर्यावरण में यानी कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सांस के रूप में लेते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि उनमें भी तो जीवन है, तभी ना ये क्रियाएं उनके अंदर चल रही है। इस कारण इसको जीवी के अंतर्गत रखा गया है। किसको? पेड़ पौधों को, यानी कि जो प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक वनस्पति हैं। उसके बाद आता है वन्य जीव, यानी कि जो जीव हैं उनमें भी तो चलन की क्रिया है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनमें भी फीलिंग की क्रियाएं हैं, यानी कि वह भी फील करते हैं और वह भी भोजन करते हैं, उनको भी भूख महसूस होती है। तो यह सब क्रियाएं उनके अंदर भी होती हैं। इस कारण जीवित के रूप में हम इनको भी यूज करते हैं, मतलब इनको भी इनके अंतर्गत रखते हैं। यह भी एक संसाधन हुए। प्रकृति में जो पर्यावरण है, इनसे हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अपने जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि देखिए कि जैसे वन में आप विभिन्न प्रकार की औषधियों का खोज करके लेकर आते हैं, जो कि अपने जीवन में यूज करते हैं। लकड़ी का यूज करते हैं और इत्यादि प्रकार के फलों का यूज करते हैं, जैसे आप देखिए। उसके बाद जो वन्य जीव हैं, इनसे भी हम विभिन्न प्रकार का हमें लाभ होता है। कुछ जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, जिनसे कि पर्यावरण का संतुलन बना होता है, ठीक। और उसके बाद हम जो हाथी दांत है, जो कि शिकारी लोग यूज करते हैं, शिकारी लोग क्या करते हैं, हाथी दांत का यूज करके वह अधिक से अधिक वह लाभ कमाना चाहते हैं, उनका आर्थिक लाभ होता है। यानी कि इनके लाभ भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं, वह या फिर गैर कानूनी हो सकता है या फिर कानूनी हो सकता है, लेकिन सरकार उस पर प्रतिबंध इसलिए लगाती है ताकि पर्यावरण का रक्षा हो सके, पर्यावरण में संतुलन बना रह सके। इस कारण सरकार उस पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, लेकिन उनका हमारे जीवन में तो यूज है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इस कारण इसको हम संसाधन के रूप में, संसाधन की दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद हमने तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आता है मानवीय संसाधन। अब यह क्या होता है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बाकी आगे थोड़ा आगे देखते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी आगे देखते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा संसाधनों का विकास। हमने तो पीछे समझा कि क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन सा संसाधन, कैसे संसाधन बन सकते हैं। अब इन संसाधनों का विकास क्रम में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि आप देखिए कि प्राचीन काल से जो हमारा समाज है, यानी कि जो मनुष्य है, वह अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। स्टार्टिंग से अगर हम प्राचीन इतिहास अगर हम मानव को देखें तो मानव पहले वनमानुष की तरह वनमानुष जीवन जीता था, जंगलों में निवास करता था, कंदमूल खाता था और जानवरों का शिकार करके वह मांस को अपने भोजन के रूप में यूज करता था। धीरे धीरे उसको आग की खोज का पता चला, यानी कि वह आग की खोज किया, जिससे वह भोजन को पका कर खाने लगा। उसके बाद निरंतर वह प्रयास करता रहा और धीरे धीरे वह पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार करने के कारण वह विभिन्न प्रकार के यंत्रों, यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब के प्रकार का यूज करने लगा। यानी कि उसके बाद जब ये पहिए का आविष्कार कर लिया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुविधा होने लगी। जो दूरी वह कई दिनों में तय करता था, वह थोड़े ही दिनों में दूरी तय करने लगा। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार के क्या कर रहा है, संसाधनों का निर्माण कर रहा है। और यह संसाधन, और उसके बाद
जो अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तो वह यानी कि गाड़ियों का निर्माण कर लिया और इससे क्या हुआ, वह व्यापार करने लगा देशों से। यानी कि निरंतर उसका प्रयास ही है जो उसको आगे बढ़ा रहा है। और इसी प्रकार जो मानव है, संसाधनों का, जो प्रकृति में मौजूद जो संसाधन है, प्रकृति में मौजूद जो वस्तु हैं, उनका अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहले तो स्टार्टिंग में अपने जीवन यापन करता था, किसी तरह वह अपने आप को संतुलित रख सके इस पर्यावरण में, इस वातावरण में, इसका प्रयोग करता था। इसको बनाए रखने के लिए अपना मतलब कि इसका जो अपने बनाए रखने के लिए काम करता था। लेकिन धीरे धीरे वह क्या किया कि वह अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं का, इन संसाधनों का प्रयोग करने लगा। और इन संसाधनों का प्रयोग इतना करने लगा कि वह जो प्रकृति में वस्तु है उनका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिस कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसका परिणाम है कि मानव का जो यही लालच है, मानव के लालच के कारण जो हमारी प्रकृति में है असंतुलन होने लगा। आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो प्रकृति में जो वस्तु मौजूद हैं, कुछ लोगों ने तो इस वस्तु का बहुत ही यूज किया, जो कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वह दो भागों में बट गया है। एक तो अमीर, दूसरा गरीब। यानी कि जो अच्छे से संसाधनों का मतलब कि अपने जीवन में उसका यूज किए, मतलब कि अंधाधुंध उसका उपयोग किए, वह तो अमीर हो गए, लेकिन जो इनसे पीछे रह गए वह गरीब की श्रेणी में रह गए। अब इन अंधाधुंध शोषण के, इन अंधाधुंध उपयोग के कारण जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, इनका अंधाधुंध उपयोग के कारण हमारी जो प्रकृति यानी कि जो वैश्विक परिस्थिति है उनमें संकट देखने को मिला। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि भूमंडलीय तापन, यानी कि जो हमारा वातावरण है इसका तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओजोन परत का अवक्षय, यानी कि हमारी जो ओजोन परत है उनका क्षय हो रहा है, वह नष्ट हो रही है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं आज विश्व में देखी जा रही हैं। भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि का जो विनाश हो रहा है, यह सब क्या है? तो यह सब मानव के द्वारा अंधाधुंध वस्तुओं का प्रयोग करने के कारण ही ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। मानव की लालच इतनी बड़ी हो गई है कि मानव न केवल अपने जीवन यापन के लिए इन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, बल्कि वह अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छा बनाने के चक्कर में वह प्रकृति को असंतुलित कर रहा है, जिस कारण केवल प्रकृति ही नहीं असंतुलित हो रही है, बल्कि प्रकृति में रहने वाले यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं वह भी इसका शिकार हो रहे हैं और मानव स्वयं इससे पीड़ित हो रहा है। इनसे आने वाले खतरे मंडरा रहे हैं हमारे मानव समाज पे। इस कारण मानव को यह समझना होगा कि किस प्रकार हमें प्रकृति की वस्तुओं का यूज करें ताकि प्रकृति संतुलित रह सके। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। कहीं पे आप देखिए, यदि व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी अभी भी है, इतना कुछ होने के बाद भी जो कुछ ऐसे देश हैं जो कि अभी भी अपने जो हस्तक्षेप है उस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, जो कि भविष्य में पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। इस कारण जीवन यानी कि जो पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यानी कि हमारे अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें जो संसाधन है, प्रकृति में जो संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का बेहतर तरीके से योजनाएं बना के उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर यह योजनाएं सरकार के द्वारा या फिर जो मानव उसका उपयोग कर रहा है योजनाएं बना के नहीं किया, तो आने वाले समय में हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन का अस्तित्व है, वह खतरे में आ सकता है। इसी क्रम में हम देखें कि सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का एक हिस्सा है। इस कारण इन संसाधनों का यूज के लिए आप देखेंगे विश्व के द्वारा एक यहाँ पे सतत पोषणी विकास का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसके द्वारा सभी देशों के द्वारा गोल रखे गए, यानी कि लक्ष्य रखे गए हैं। इनको प्राप्त करने के लिए भारत भी इसके क्रम में आगे बढ़ा है।
अब सतत पोषणी विकास क्या होता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो यह इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझे कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। हम विकास कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को उसको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि जो वर्तमान में प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, इनका हम इस प्रकार उपयोग करें कि पर्यावरण को कोई हानि ना हो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वह भी, उनके लिए भी हम संसाधनों को बचाए रखें। तो यही होता है सतत पोषणी विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इस चीज़ को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इन परिभाषाओं को, जो कि एक बेहतर माना जाएगा। अब यह इसके लिए सरकार कैसे लक्ष्य रखी, यानी कि जो विश्व है किस प्रकार लक्ष्य रखा गया है। SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको हम बोलते हैं। और इसमें जो सरकार द्वारा, यानी कि भारत के द्वारा भी और जो विश्व के द्वारा भी टारगेट रखा गया है कि 2030 तक की, इनमें 17 टारगेट हैं, यानी कि 17 गोल हैं, ठीक है, 17 गोल हैं, जिसमें 169 टारगेट रखे गए हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। इनमें विभिन्न प्रकार के लक्ष्य रखे गए, जैसे कि गरीबी को दूर करना, भुखमरी को दूर करना, जो क्लीन वाटर इस सब का यूज करना, और इसके बाद यहाँ पे जो भी असमानताएं हैं लोगों में, इन सब को दूर करना, जो हमारे धरती के नीचे का जल है और जो धरती के ऊपर का जल है उनको सुरक्षित रखना, और विश्व स्तर पे सभी देश मिलकर इनमें सहयोग करेंगे। इस तरह के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं जिनको 2030 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे संसाधनों को लेकर एक सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। इसको हम देख लेते हैं, यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, दिया है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्ष, ब्राज़ील के शहर, ब्राज़ील जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के लिए एकत्रित किया गया था लोगों को। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए लोग आयोजित हुए थे, मतलब यह इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन जो आयोजनों का, इन सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी जेनेरियो में, यानी कि जो सम्मेलन था, भूमंडलीय वन सिद्धांतों, यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमत जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के एजेंडा 21 को प्राप्त करने की, यानी कि स्वीकृत की, इसको प्रदान करने की, ठीक है। अब ये एजेंडा 21 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली यह एक घोषणा है जो कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों, यानी कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे, उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इनका यह उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणी, जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना, ये सब दर्शाया गया है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकायों अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, जैसा कि भारत भी अपने एजेंडे को तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत यही हमें पढ़ना था। अब आता है संसाधनों का नियोजन। हम संसाधनों का अपने जीवन में यूज़ तो कर रहे हैं, उनके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, इस कारण इसको हमें नियोजित करना होगा। हमें रणनीतियाँ बनानी होगी किस प्रकार हम इन संसाधनों का अपने जीवन में यूज कर सकें।
इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही अधिक विविधता है, ठीक है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पे एक तरह संसाधनों की प्रचुरता है, तो वहीं ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे संसाधन बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर वे अपने संसाधनों के प्रति आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है, इस कारण वे ऐसे देशों पे निर्भर हैं जहाँ पे संसाधन अधिक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं। कोयले की प्रचुरता है छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्रों में। इस कारण अन्य जो राज्य हैं वह इन राज्यों पे निर्भर हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मूल विकास की कमी है, ठीक है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। राजस्थान में रेतीला क्षेत्र है, वहाँ पे जल की कमी देखने को मिलती है, तो इस कारण वहाँ पे पवनें तो बहुत तेज चलती हैं, इस कारण वह अपने सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग करते हैं, लेकिन जल संसाधन कमी होने के कारण यहाँ पे हम बिजली निर्माण जल से नहीं कर सकते बल्कि पवनों के द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं लद्दाख वाला एरिया, तो यहाँ पे शीत मरुस्थल क्षेत्र है। अन्य भागों में अलग अलग पड़ते, यहाँ पे देखते हैं कि यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के लिए धनी है, ठीक है। यहाँ पे सांस्कृतिक जो विरासत है इस कारण इसको यह प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पे जल, आधारभूत अवसंरचनाएं तथा कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनकी कमी पाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पे संतुलित संसाधन नियोजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आप देख लिए कि हमारे भारत में ही कहीं पे संसाधनों की अधिकता है तो कहीं पे कमी है, और जहाँ पे अधिकता है वहाँ पे लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कमी है वहाँ पे लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो इस कारण इन संसाधनों को यूज करने के लिए हमें नियोजित करना होगा, हमें नियम बनाना होगा ताकि संतुलित होकर इन संसाधनों का यूज किया जा सके अपने जीवन में। उसके बाद आता है कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे है, किस प्रकार हो सकता है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। इन्हीं के क्रम में हम देखते हैं कि पहला अगर हम देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जा सकती है। इनका हम संसाधन जो है इनको नियोजित करने के लिए जटिल प्रक्रिया तो है, लेकिन हमें हाथ पे हाथ रखे बैठना तो नहीं होगा, कुछ तक कुछ उसका हमें जो उपयोग मतलब कि हमें इनका प्रयास करना चाहिए। तो इन प्रयासों में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देश के विभिन्न जो प्रदेश हैं, जो संसाधन हैं, वहाँ पे कैसे संसाधन कहाँ पे मौजूद हैं, इनकी हमें पहचान करनी चाहिए, उनकी तालिका बनानी चाहिए। इस कार्य में हमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना चाहिए, मैप बनाना चाहिए जहाँ पे ये संसाधन मौजूद हैं उनका, और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना चाहिए, यानी कि वह हमारे लिए कितना महत्व है, उनके कितने गुण हैं, कि वह हमारे लिए कितना यूजफुल हो सकते हैं, उनकी मात्रा क्या है, यानी कि कितनी मात्रा में वह वहाँ पे मौजूद हैं, इनका मापन करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए। तीसरा आता है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। दिया है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पे प्रयास किया गया था। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी की सहायता ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ग्राम पंचायत, वर्ग स्तरीय समुदायों द्वारा अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो संसाधन मौजूद हैं इनका मदद लेकर हम इनका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि संसाधनों का नियोजित कर सकते हैं। अब ऐसे जो पॉइंट आते हैं इनका हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे हम इनका उपयोग करते हैं।
अब ऐसे जब यहाँ पे पॉइंट यूज करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो हमारा आंसर राइटिंग और भी बेहतर हो सकता है। आगे हम देखते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त मानी जाती है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र जो संसाधन है, संसाधनों की जो कमी है, ठीक है, जो संसाधनों की उपलब्धता है, इससे विकास संभव नहीं हो सकता। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन में तो बहुत समृद्ध हैं, यानी कि संसाधन तो बहुत ही पाया जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत वह पिछड़े हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप, जो कि संसाधन वहाँ पे खनिज बहुत ही मात्रा में पाई जाती है, लेकिन गरीबी में वह सबसे पीछे है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे संसाधन मौजूद हो वह देश, वह क्षेत्र धनी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत आप यहाँ पे समझिए, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी होते हुए भी वह आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने बता दिया अफ्रीका वाला का। उसके बाद आप देखिए आगे, उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षक रहे हैं, जो कि हमारा भारत एग्जाम्पल है। उपनिवेशकारी देशों से बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत से वह क्या करते थे, कच्चे माल यानी कि जो कपास होता था और नील होता था, यह सब उगवा कर हमारे जो क्षेत्र जो हमारे किसान थे उनसे उगाते थे ज़बरदस्ती, और वह अपने देश ले जाते थे और विभिन्न तकनीकियों का यूज करके वह बेहतर कपड़ों का निर्माण करके फिर से लेकर जाते थे और महंगे दामों में वह देशों में, दूसरे देशों में बेचते थे, जिसके कारण उनको प्रॉफिट होता था और हमारा जो देश है वह पीछे होता चला गया। हमारे देश में तो बेहतर, हमारे देश से तो कच्चा माल लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे रह गए और वे आगे निकल गए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास ही वहाँ पे उस देश को धनी बनाता है, और हमारा भारत तो इसका अनुभव किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं हमें संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, तो यह किस प्रकार हो सकता है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन, यानी कि अगर हम विवेक से अपने बुद्धि हम लगा के उन संसाधनों का यूज नहीं करें और अति उपयोग करें, तो वह हमारे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर हम संसाधनों का हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। आप भूतकाल में, यानी कि पहले के समय में हम देखते हैं कि हमारे जो कई प्रकार के जो नेताएं हैं, चिंतक थे, वह अपनी चिंता यहाँ पे जाहिर करते हैं लोगों के सामने। इसी क्रम में जो महात्मा गांधी थे, वह अपनी चिंता अपने शब्दों में कुछ तथ्य बोले, कुछ शब्द कहें कि वह बताते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यानी कि इकट्ठा करने के लिए नहीं। हमारे जो पर्यावरण में बहुत कुछ ऐसा विद्यमान है जिससे हम अपने पेट को भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब ऐसे जो कोट हैं, ठीक है, ऐसे जो कथन हैं, इनका यूज अगर आप इथिक्स में करते हैं, इथिक्स के पेपर में, एस्से में करते हैं, तो आपको बहुत ही अधिक अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे यूज करने लायक हो वहाँ पे ज़रूर यूज करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, वो लोग लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है इसके लिए। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके लिए स्थान पे अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा इनको उत्पादन के लिए पक्षधर भी थे। ठीक है, यह कौन, किसके बारे में बात की जा रही है, तो गांधी जी के बारे में। इसके लिए यहाँ पे एक तथ्य दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, रुक जाइए।
कोयला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में अपना योगदान देते हैं और रिपोर्ट ने इनको सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन की संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक में प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में 1992 में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी आगे हम देखते हैं भूमि संसाधन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं भू संसाधन। ठीक, भू संसाधन या फिर भूमि संसाधन ये एक ऐसा संसाधन है जो कि सीमित संसाधन है, यानी कि ये सीमित है, इसलिए उपलब्ध जो वर्तमान में उपलब्ध भूमि है उसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यह जो हमारी भूमि है इनका भी निम्नीकरण हो रहा है, इस कारण इसको हमें सावधानी से योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग करना होगा। भारत में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% जो है यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, फील्ड पाए जाते हैं 43%। वही 30% जो होते हैं वह क्या है, हमारे देश में पर्वत हैं, क्या है, पर्वत हैं, और 27% पठार हैं, पठारी क्षेत्र है हमारे भारत में। और जो हमारा पठारी क्षेत्र है, इन पठारी क्षेत्रों में खनिज, जीवाश्मी ईंधन और वहाँ पे वनों की अपार संचय कोष है। कहाँ पे, पठारी वाले क्षेत्रों में। इस कारण इसको हमें नियोजित देखकर चलना होगा। यहाँ पे एक डायग्राम बना है, इसका इस तरह से आप यूज अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अब इन संसाधनों का भू उपयोग किस प्रकार होगा, यहाँ पे हमारे जो भू संसाधन है का उपयोग करके हम निम्नलिखित उद्देश्य से किया जा सकता है। हमारे क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इनको हम देखते हैं। पहला है वन, दूसरा है जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, यानी कि जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती ऐसी भूमि। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि। दूसरा है कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि जहाँ पे लोग कृषि नहीं कर सकते हैं ऐसी भूमि इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। ऐसी भूमि कहा गया है जहाँ पे इमारतें हों, सड़क निर्माण हो, उद्योग खोले गए हों, तो वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। तो ये ऐसी भूमि क्या होगी, तो ऐसी भूमि कृषि के लिए नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आती है। अब आता है यहाँ पे पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि। कृषि आयोग भूमि का यहाँ पे आयोग भूमि, इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला है अस्थाई चारागाह, ठीक है, जहाँ पे चारागाह कहने का आशय है जहाँ पे पशु लोग वहाँ पे चरते हैं, यानी कि अपने भोजन का उपयोग करते हैं, यानी कि घासों को चरते हैं, वही होता है अस्थाई चारागाह। अन्य गोचर भूमि, अन्य गोचर भूमि का क्या आशय है, गोचर भूमि का क्या आशय है, जहाँ आम व्यक्ति या फिर सार्वजनिक व्यक्ति, यानी कि सभी व्यक्ति अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पे जिस वाली भूमि पर जहाँ पे सभी लोगों के पशु वहाँ पे चरते हैं, तो ऐसी भूमि को हम गोचर भूमि कहते हैं। उसके बाद आता है कि विविध वृक्ष फसलों उपवनों अधीन जो भूमि, यानी कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती, यानी कि जहाँ पे वृक्ष होंगे, विभिन्न प्रकार के फसलें वहाँ पे उगाई जाए, तो क्या वह बोने योग्य है क्षेत्र, नहीं है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, और यानी कि जहाँ पे 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो, लेकिन वहाँ पे कृषि योग्य वह क्षेत्र है, लेकिन 5 से अधिक वर्षों से वहाँ पे खेती नहीं की गई है, तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। उसके बाद आता है पड़ती भूमि। अब ये क्या होता है, तो वर्तमान पड़ती, इसके अंतर्गत जहाँ पे एक
कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो। अब यहाँ पे एक टर्म आया कृषि वर्ष। अब यह क्या होता है? बेसिकली जब किसी एक फसल को बोई जाने से पहले दूसरी फसल यानी कि पहली वाली फसल काटी जाती है, उसको हम कृषि वर्ष कहते हैं। हमारे भारत क्षेत्र में यानी कि हमारे भारत में यह कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक 30 जून तक यहाँ पे माना जाता है इसको, ठीक। उसके बाद आता है कि वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन भूमि। अब यह पुरातन पड़ती क्या होती है? तो जहाँ पे 1 से 5 कृषि वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई हो, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसी भूमि को हम पुरातन पड़ती कह सकते हैं। तो आप कृषि वर्ष आप समझ गए होंगे, तो आप इसके आधार पर उसको भी समझ सकते हैं। अब पांचवा दिया है शुद्ध यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध यानी कि बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हमेशा जहाँ पे कृषि होती हो उसको हम शुद्ध भूमि कह सकते हैं, यानी कि बोने लायक भूमि कह सकते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया सकता है और वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसमें दर्शाया गया कि हमारे देश में कितने वन हैं, कितने % वन हैं, हमारी जो भूमि है उस पर कितने % वन है, कितने % बंजर भूमि है, कितने % पे भूमि पर खेती होती है, इस सब को दर्शाया गया है। इसको आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार है, जो क्षेत्रफल है, वह 32 लाख यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमारे जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु 93% भाग ये जिसका हमें आंकड़े हमारी सरकार के पास उपलब्ध है। अब 100% उपलब्ध क्यों नहीं है? तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए क्यों नहीं है सरकार के पास डाटा, क्योंकि जो हमारा पूर्वोत्तर यानी कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, असम तक, तो वो भारत के पास उसका डाटा है। किसके पास? सरकार के पास, हमारे सरकार के पास। लेकिन इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है सरकार के पास, यहाँ पे इसकी सूचना नहीं है, यानी कि इस क्षेत्र का बेहतर इसका जो डाटा है सरकार के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में और जो कि पाकिस्तान और चीन द्वारा अधिकृत किया गया है, यानी कि उस पर कब्जा किया गया है, उस वाले क्षेत्र का भी हमारी जो सरकार है वहाँ पे भूमि का उपयोग हम वहाँ पे उसका नहीं कर सकते। वहाँ पे सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा 93% भाग है इसका ही भूमि, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इतना तो 93% उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत जो भूमि है वह भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काट रहे हैं। घास जो मैदान है उनको मैदान में लोग क्या कर रहे हैं कि घरों का निर्माण, इंडस्ट्रियों का निर्माण कर रहे हैं। इस कारण जो पशुओं के चरने वाली भूमि है वह भी कम होती जा रही है। यानी कि हमारा जो भारत देश है एक पशुधनी देश है। यहाँ पे जहाँ पे भारत में विभिन्न प्रकार के पशु सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनके चरने के लिए यहाँ पे भूमि कम होती जा रही है। तो आने वाले समय में क्या परिणाम होगा यहाँ पे देखा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत भूमि विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 80% क्षेत्र जो भूमि है वहाँ पे खेती की जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं, केवल 10% भूमि का केवल 10% ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खेती की जाती है। तो यानी कि इनमें अंतर देखने को मिलता है। इन राज्यों में बोए गए क्षेत्र में कम और ज़्यादा होने का कारण क्या हो सकता है, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे 80% भूमि है, कृषि करने लायक भूमि है, तो कहीं पर 10%, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
उसके बाद देखिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा यह निर्धारित की गई थी कि हमारा जो वन होगा वह वनों का जो क्षेत्रफल होगा, भौगोलिक क्षेत्र होगा, वह 33% होना अनिवार्य है। परंतु यह काफ़ी अधिक नहीं है, फिर भी 33% यहाँ पे हमारे पर्यावरण यानी कि हमारे परिस्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% अनिवार्य कर दी गई थी कि 33% होना चाहिए। किसके लिए? हमारे वनों के लिए। यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए ध्यान रख सकती हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, यानी कि जो भूमि निम्नीकरण वाला क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी भूमि नष्ट हो रही है, ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। बेसिकली भूमि एक ऐसा संसाधन है जिनका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और हम भी जो करते आ रहे हैं, मतलब कि हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इनसे करते आ रहे हैं। भूमि से ही भोजन, मकान और कपड़े की हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 95% जो भाग है हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। और भारत की बात करते हैं तो लगभग 13 हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है, यानी कि इनका विनाश हो रहा है। इससे इनमें से 28% जो भूमि है निम्नीकृत है वह वनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और 56% जो है वह जल अपर्दित है, यानी कि जल के कटाव के कारण उनका विनाश हो रहा है। और जो शेष जो क्षेत्र है, भूमि है, वह लवड़ी और क्षारीय होती जा रही है। इनमें मानव भी अपना योगदान निभा रहा है, जैसे कि जो वृक्ष हैं, वन हैं, उनको काट रहा है और पशुओं द्वारा अतिचारण किया जा रहा है, मतलब अति चराई की जा रही है। खनन के लिए लोग जो संसाधन है पृथ्वी में मौजूद उनको खनित करके, मतलब खोद करके निकाल रहे हैं, जिसके कारण जो भूमि है वह निम्नीकरण हो रही है, उनका अनुपजाऊ होती चली जा रही है, ठीक। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों पर गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है भूमि का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पशुओं द्वारा अधिक चराई की जा रही है, जिस कारण यहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे अधिक सिंचाई की जा रही है। अधिक सिंचाई करने का कारण जो होता है, नीचे से लवड़ी, जो यहाँ पे हमारे जो कृषि वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लवड़ों की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा, यहाँ पे क्षारीय मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण जो हमारा जो भूमि होती है, जो कृषि लायक भूमि होती है, वह क्या होती है, अनुपजाऊ होती चली जाती है, यानी कि हमें यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जो खनिज प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी कि जिसको हम खड़िया मृदा बोल सकते हैं, सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इनकी परत जो होती है भूमि पर जमती हैं तो मृदा की जल सोखने लगती हैं, यानी कि मृदा की जो जलें होती हैं अब जैसे कि यह पृथ्वी पे यह धूल परतें जम गई तो जो हमारी मृदाएं हैं जो जल को सोखती हैं, इनमें अवरोध होने लगेगा, जिस कारण जो ग्राउंड लेवल का जो जल है वह उनमें कमी आने को देखने को मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास में बाहर आने वाले जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, भूमि और जल प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत बन गए हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम तरीकों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी कि वृक्षों को लगा सकते हैं। जो चारागाह हैं यानी कि जो पशुओं द्वारा चराई की जा रही है, उनमें प्रबंधन लगाना चाहिए, उचित प्रबंधन लगा सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं। यहाँ पे पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को, कांटेदार झाड़ियों को हम लगा सकते हैं। भूमि कटाव के लिए शुष्क क्षेत्रों में जो बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और उद्योग से जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमें
जो लोग विसर्जित करते हैं जल में, भूमि प्रदूषण जो बढ़ाते हैं, उन पे हमें नियंत्रण रखना होगा। ठीक, उसके बाद आता है भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, जिसको हम भूमि संसाधन कह सकते हैं। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। इस पे हमारी एक बेहतरीन जो वीडियो होगी, भूमि के संबंध में हम बातें करेंगे, किस प्रकार की मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मृदाएं कहाँ पे उपयोगी हो सकते हैं, हमारे भारत क्षेत्र में किस प्रकार की मृदाएं कहाँ पे स्थित हैं, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।